सो फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन। अब हम शेयर्स डिबेंचर वाला जो चैप्टर है उसको लेंगे। आपके कोर्स में अब जो है सीए फाउंडेशन के कोर्स में वो इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर और फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, इतना ही आपके कोर्स में। कंपनी अकाउंट वैसे बहुत बड़ा एरिया है, बहुत वास्ट एरिया है, लेकिन आपके कोर्स में बहुत इतना ही सा है। तो अपन बस इतने की ही बात करेंगे कि भाई बिजनेस जब किसी को चलाना है तो प्रोफेशन बनाता है। थोड़ा और बड़े में काम करना है तो वो पार्टनरशिप फर्म बना लेता है, दो चार लोग मिल जाते हैं। पर उसको और बड़े लेवल में काम करना है तो उसके लिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं कंपनी कैन ऑल्सो रेज द मनी फ्रॉम पब्लिक। तो पब्लिक को शेयर्स डिबेंचर ऐसे सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेज किया जा सकता है, यानी बड़ा कैपिटल का अमाउंट आप जमा कर सकते हो और उससे बड़े लेवल में आप कारोबार कर सकते हो। तो उसके लिए कंपनी बनाई जाती है, कंपनीज एक्ट के अंडर में उसको रजिस्टर जाता है। उसकी सब प्रोसीजर है, लॉ है, वो अपने कोर्स का पार्ट नहीं है। अपने को सिर्फ उसकी कुछ अकाउंटिंग पढ़ना है, ठीक है। कंपनी का मीनिंग बता दिया, इट्स अ कॉर्पोरेट बॉडी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, अब 2013 एक्ट हो गया। कैपिटल यानी कि ओनर का अमाउंट जो रहता है उसी को कैपिटल बोलते हैं, बट उसमें शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ऐसे दो टाइप के शेयर कैपिटल हो जाते हैं, बराबर। शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। किसी का माइक ऑन हुआ था, मयूरेश का माइक शायद ऑन है, ऑफ कर लीजिए। अभी जो शेयर कैपिटल होता है इसमें एक बोलते हैं नॉमिनल या ऑथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल। तो जो शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। तो कंपनी के कैपिटल में एक एक शेयर बोला मतलब उसका एक एक हिस्सा, तो उसका एक डिनोमिनेशन फिक्स होता है। उसके 10-10 रुपए के शेयर हो सकते हैं, 100-100 रुपए के शेयर हो सकते हैं। दैट इज द फेस वैल्यू। अब उस फेस वैल्यू के जितने शेयर के साथ कंपनी को रजिस्टर किया गया उसको नॉमिनल अमाउंट या रजिस्टर्ड अमाउंट या ऑथराइज्ड अमाउंट ऐसा अपन बोलते हैं। ये नॉमिनल या ऑथराइज्ड अमाउंट यानी एक तरह से क्या हो गया, ये मैक्सिमम कैपिटल की लिमिट है। मतलब इतने अमाउंट तक कंपनी शेयर इशू कर सकती है। इससे ज्यादा इशू करना होगा तो पहले उनको ये ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, और इसको बढ़ाने के लिए उनको कंपनी लॉ की कुछ सिंपल फॉर्मेलिटी रहती है, वो पूरी करके वो कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब इसमें से जितने शेयर कंपनी ने पब्लिक को इशू करने का डिसाइड किया उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल में भी जैसे कि भाई 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए ऑथराइज कैपिटल हो गया। अब 5 लाख में से हो सकता है कंपनी ने इशू कितने किया? 3 लाख ऑफ 100 ईच, तो दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। फिर इस इशू के रिस्पॉन्स में जो पब्लिक अप्लीकेशन करती है, तो पब्लिक ने पूरे 3 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। पब्लिक ने 2.5 लाख शेयर के लिए ही अप्लाई किया, ऐसा हो सकता है। तो उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में से कितना हिस्सा मांग लिया कंपनी ने, कितना पैसा डिमांड कर लिया? 100 रुपए का शेयर है, पूरे 100 रुपए कॉल कर लिए, तो कॉल्ड अप कैपिटल यानी फुल्ली कॉल्ड अप हो जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल के बराबर हो जाएगा। पर अभी पार्ट ऑफ द अमाउंट ही कॉल किया होगा तो सब्सक्राइब कैपिटल से कॉल्ड अप कैपिटल कम रहेगा। पेड अप कैपिटल, अब जितना कॉल किया उसमें से अगर पूरा पैसा शेयर होल्डर लोगों ने दे दिया तो पूरा पेड अप हो गया जितना कॉल किया था। अगर पूरा पे नहीं किया, कुछ लोगों का अमाउंट बाकी है, तो उसी को बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। देखिए फिर से किसी का, उज्जवल का माइक ऑन हुआ था, उज्जवल बाविस्कर, तो उससे भी मेरे स्क्रीन में गड़बड़ होता रहता, क्या पता। तो पेड अप कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल इक्वल है, मतलब कुछ कॉल पेंडिंग नहीं है।
कॉल पेंडिंग है तो कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन अरियर्स माइनस किया तो बचे हुए को बोलते हैं पेड अप कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है जो अनकॉल्ड पोर्शन, जो अभी तक कॉल नहीं किया था, अनकॉल्ड पोर्शन, अगर कंपनी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इसको कंपनी जब तक रहेगी तब तक कॉल नहीं करेंगे, कंपनी जब लिक्विडेशन में जाएंगी, बंद होने की नौबत आएंगी, तब अगर जरूरत पड़ेगी तो पैसा कॉल करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है। शेयर यानी हिस्सा, उसमें दो टाइप के शेयर इश्यू करती है कंपनी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में फिर कई टाइप हो सकते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पहले प्रेफरेंस शेयर को दो चीजों का प्रेफरेंस होता है। किसके ऊपर प्रेफरेंस रहता है? इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस रहता है। मतलब इक्विटी वालों से पहले प्रेफरेंस वालों को नंबर 1 डिविडेंड, डिविडेंड का प्रेफरेंस है, पहले डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को, उसके बाद ही इक्विटी वालों को दे सकते हो, उसके पहले नहीं। और जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएंगी तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल यानी पैसे वापस करने की बात आएगी, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल वापस होगा, उसके बाद पैसा बचेगा तो इक्विटी वालों का वापस होगा। तो जो शेयर को ये प्रेफरेंस दिया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और बाकी के जो रहते हैं उनको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का रेट फिक्स रहता है, तो कहीं लिखा रहा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब वो 12% रेट ऑफ डिविडेंड है। बट डिविडेंड क्योंकि इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं भी देंगे, बराबर। असली ओनर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को बोला जाता है, क्योंकि वोटिंग पावर वगैरह जो रहता है वो बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर को रहता है, वो कंपनी को मैनेज करते, कंपनी को चलाते हैं। प्रेफरेंस शेयर के लिमिटेड पावर होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो जैसे मैंने बोला कि वे डिविडेंड देंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो सपोज प्रॉफिट नहीं हुआ तो अब सवाल उठता है कि इस साल आपने डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर पे, तो क्या वो डिविडेंड अगले साल मिलेगा उनको? तो क्यूमुलेट हो रहा है ना, क्यूमुलेट हो रहा, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होंगे तो मिलेगा, और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होंगे तो लैप्स हो गया, इस साल नहीं मिला तो आगे वो डिमांड नहीं कर सकते, उनको नहीं मिलेगा। ठीक है। बट क्यूमुलेटिव होगा तो वो ऐड होता चला जाएगा, और जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उनको वो पुराना डिविडेंड भी मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जैसे मैंने अभी बोला कि भी 12% रेट है, तो अगर 12% ही डिविडेंड मिलेगा उनको, चाहे कंपनी कितना भी प्रॉफिट कमा ले, इक्विटी वालों को कितना भी डिविडेंड दे दे, तो उसको बोलेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेट। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर के टर्म्स एंड कंडीशन में दिया था कि भाई 12% आपका रेट है, लेकिन अगर इक्विटी वालों को 20% से ज्यादा डिविडेंड देंगे तो 20% के ऊपर जितना डिविडेंड इक्विटी वालों को दिया जाएगा उसके आधे रेट से आपको भी मिलेगा। इसका मतलब आपको 12% भी मिल रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपेट शेयर, क्योंकि आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट में, एक्सेस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने के हकदार हो। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, आगे जाके ये प्रेफरेंस शेयर को वापस करना यानी रिडीम करना, तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल, रिडम्पशन करना है, पैसे देना वापस। और दूसरा हो सकता है कि ये प्रेफरेंस शेयर के बदले में हम इनको इक्विटी शेयर दे देंगे, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर को बदल करके इसके बदले में क्या दे देंगे? इक्विटी शेयर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टिबल बोला मतलब उनको बदले में इक्विटी नहीं देंगे, उनको उनका पैसा वापस करेंगे, उसी को बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कि प्रेफरेंस शेयर क्या है? रिडीमेबल, रिडीम करना है। इसी का दूसरा रहता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, लेकिन अब कंपनी लॉ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अलाउ नहीं करती है, तो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल ही रहेंगे। इशू ऑफ शेयर की जो अकाउंटिंग होती है वो चाहे इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नाम में आप इक्विटी लिखो, प्रेफरेंस लिखो, बाकी सेम प्रोसेस रहती है। इशू ऑफ शेयर
अब वो शेयर का पैसा अगर पार्ट पार्ट में कॉल कर रहे हैं और किसी ने डिफॉल्ट किया तो कंपनी कैन फॉरफीड देयर शेयर, उसको बोलते हैं फॉरफीचर, यानी उनका शेयर कैंसिल कर देंगे और उनका जो पैसा आ गया वो जब्त कर लेंगे, वो वापस नहीं देंगे। अब ये जो फॉरफिटेड शेयर है इसको कंपनी चाहे तो आगे जाके री इशू कर सकती है, तो उसको बोलते हैं री इशू। तो 3 पार्ट हो गए, इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर, इशू प्राइस यानी किस कीमत पे कंपनी शेयर इशू कर रही है। 100 रुपए जैसे मैंने बोला फेस वैल्यू, मान लो फेस वैल्यू 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 50 हो सकती है। तो अब कंपनी ने प्राइस जो फिक्स किया 100 रुपए के शेयर का 100 रुपए, तो उसको बोलते हैं इशू एट पार, फेस वैल्यू से बराबर, तो इशू एट पार। उसने प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा रखा तो उसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम, और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है फेस वैल्यू के ऊपर दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर फेस वैल्यू से कम पे इशू किया तो दैट इज कॉल्ड इशू एट डिस्काउंट। कंपनीज एक्ट 2013 इशू एट डिस्काउंट को प्रोहिबिट करता है, एक्सेप्ट वो जो एम्प्लॉयज वगैरह को स्वेट इक्विटी शेयर के तौर पे इशू हो सकते हैं सस्ते में, बाकी इशू एट डिस्काउंट इज नॉट अलाउड। बट आपको अकाउंटिंग मालूम होना चाहिए क्योंकि कभी वो अकाउंटिंग में पूछ सकता है। When shares are issued, that is invitation is made to the public for, यानी जब बोलेंगे शेयर इशू किया, शेयर इशू किया मतलब सिंपली क्या है, एडवर्टाइजमेंट किया, पब्लिक को इनवाइट किया कि भाई अप्लाई करो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है। इसके रिस्पॉन्स में एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन आएंगी तो पैसा आएगा, एप्लीकेशन मनी, तो बैंक डेबिट होगा और एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये एप्लीकेशन अकाउंट बोला यानी एडवांस है आपके पास, क्या है ये एडवांस, यानी कि ये लायबिलिटी के नेचर का अकाउंट हो गया। एप्लीकेंट लोगों का एडवांस है आपके पास, इसके बदले में या तो आप उनको शेयर दो या फिर उनका पैसा उनको वापस करो। अभी लॉ में दिया है कि शेयर एप्लीकेशन मनी शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर व्हेन अलॉटमेंट इज मेड। एप्लीकेशन आ गई, अब इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं शेयर अलॉटमेंट। तो जितने शेयर के लिए अप्लाई इशू किया था, अगर उतने ही शेयर अप्लाई हुए होंगे तब तो प्रॉब्लम नहीं है, सबको अलॉटमेंट दे दो। जितने शेयर इशू किए थे अगर उससे कम का एप्लीकेशन आई यानी अंडर सब्सक्रिप्शन तो भी प्रॉब्लम नहीं, जितने लोगों ने अप्लाई किया उनको सबको अलॉट कर दो, बराबर। जो शॉर्टफॉल है उसके लिए अगर अंडर राइटिंग वगैरह कराया होगा जो आपके कोर्स में नहीं है तो उसको अंडर राइटर लेगा। फिर प्रॉब्लम तब आता है जब एप्लीकेशन ज्यादा शेयर की आई, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, तो आगे अपन उसको देखेंगे। तो अलॉटमेंट के समय नंबर 1 जो एप्लीकेशन का पैसा आके रखा है उसको एडजस्ट करो टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। नंबर 2 अलॉटमेंट में और पैसा डिमांड करो अगर ऑलरेडी पूरा पैसा मांगा नहीं है तो। नंबर 3 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में रहेगी तो उसको एडजस्ट करो। इस टाइप के पॉइंट यहाँ पे होते हैं, तो इसको आप किसी भी कॉम्बिनेशन में एंट्री कर सकते हो, उसमें कोई मनाही वाली बात नहीं है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट यानी अलॉटमेंट ड्यू हो गया, शेयर एप्लीकेशन डेबिट यानी जो एप्लीकेशन मनी थी उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स कैपिटल। यहाँ पे एट पार मान के अभी एंट्री दी हुई है, बाद में आपको एट प्रीमियम वगैरह रहा तो वो भी आगे बताया हुआ है, ये इशू एट पार वाला है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आई ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, तो एप्लीकेशन अकाउंट को किया डेबिट, बैंक को किया क्रेडिट मतलब रिफंड कर दिया, अलॉटमेंट को किया क्रेडिट मतलब अलॉटमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया, क्योंकि सेम पर्सन की एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो रिफंडेबल है और उसी पर्सन को जो शेयर अलॉट किए गए उस पे अपने को अलॉटमेंट का पैसा लेना है। तो जब एक ही पर्सन से हमको लेना भी रहता है देना भी रहता है तो हम क्या करते हैं उसको नेट कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। इससे ज्यादा भी बचा रहा तो कंपनी कैन कीप एज कॉल्स इन एडवांस। क्या बोला, कंपनी कैन कीप,
नहीं तो कंपनी बोलेगी कॉल्स इन एडवांस, तो पता नहीं कॉल कब डिमांड करेंगे, तो कंपनी मे नॉट कीप एज कॉल्स इन एडवांस, मे रिफंड इट। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट तो करना ही है, अगर उन्हीं लोगों से अलॉटमेंट का पैसा लेना है और उनका एप्लीकेशन का पैसा वापस देना, तो अलॉटमेंट में तो एडजस्ट करना ही है। बाकी का पैसा या तो रिफंड कर दो या कॉल्स इन एडवांस में रखना है तो रख सकती है कंपनी। जिनको आपने शेयर अलॉट ही नहीं किए तो नेचुरल है उनका तो आपको एप्लीकेशन मनी वापस ही करना है। ये अपन ने पूरा कैलकुलेशन सीखा है, प्रॉब्लम में टेबल बना के पूरा अपन ने किया था। फिर अलॉटमेंट मनी जो ड्यू किए थे वो कलेक्ट करोगे, तो बैंक डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। फिर आप आगे जाके बचा हुआ अमाउंट रहेगा तो कॉल करोगे, कॉल डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये ड्यू की एंट्री हो गई। क्या हो गया? कॉल ड्यू, कॉल डिमांड किया उसकी एंट्री। फिर जब इसको कलेक्ट करोगे तो बैंक डेबिट और कॉल अकाउंट क्रेडिट, बैंक डेबिट, कॉल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री हो गई जब आप उससे कॉल डिमांड करो, कलेक्ट करोगे तब। अभी कॉल का पैसा नहीं मिला तो आप कॉल अकाउंट में ही डेबिट रहने तो ये भी चलता है, या आपको उसको कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करना है, जनरली एंड ऑफ द ईयर आ गया होगा तो कर देंगे, तो कॉल्स इन अरियर्स में डेबिट और जो भी कॉल अकाउंट था उसमें कर दिया क्रेडिट। अलॉटमेंट का भी पेंडिंग होगा तो उसको भी कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर सकते हो। अब अगर आपने ऐसा कर चुके और बाद में पैसा कलेक्ट हुआ तो अब आप बैंक को डेबिट करके कॉल्स इन अरियर्स में क्रेडिट करोगे। अगर आपको एडवांस में कॉल का पैसा मिल गया, यानी डिमांड करने के पहले ही कॉल का पैसा किसी ने दे दिया, तो उसको अपन कैपिटल नहीं बोलेंगे, उसको अपन एडवांस बोलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट। कॉल्स इन अरियर्स पे कंपनी इंटरेस्ट ले सकती है डिले के लिए, और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट देगी। कुछ नहीं लिखा रहा और क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात हुई तो कॉल्स इन एडवांस पे 12% इंटरेस्ट दो और कॉल्स इन अरियर्स पे 10% इंटरेस्ट लो। यानी लॉ ने कंपनी को देने के लिए बोला ज्यादा दो, पर लेने के लिए बोला कम लो। जब कॉल ड्यू हो जाएगा तो ये जो कॉल्स इन एडवांस है इसको आप कॉल के अगेंस्ट में एडजस्ट करोगे, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट और कॉल अकाउंट क्रेडिट। जब एडजस्टमेंट कर लिया तो अभी इक्विटी हो तो इक्विटी लिख देना, प्रेफरेंस हो तो प्रेफरेंस लिख देना, नाम में सिर्फ आप फेर बदल कर दो, बाकी एंट्री ऐसी ही होगी, कोई चेंज नहीं। इनफैक्ट डिबेंचर के लिए भी रहेगा तो भी एंट्री ऐसी ही होगी। अब ये अगर एट प्रीमियम रहा या डिस्काउंट रहा, वो आपको बताया है कि अभी एट पार देखा आपने, ये एट प्रीमियम रहा तो ये 10 रुपए एक्स्ट्रा जो है ये प्रीमियम में क्रेडिट हो रहे हैं। अब ये प्रीमियम में किस स्टेज में क्रेडिट होंगे तो डिपेंड करता है कि प्रीमियम का अमाउंट काय में इंक्लूडेड है। ये अलॉटमेंट में भी इंक्लूडेड हो सकता है, ये कॉल में भी इंक्लूडेड हो सकता है। तो अगर अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है प्रीमियम या इवन शेयर एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है प्रीमियम, तो अलॉटमेंट की जब एंट्री पास करोगे तो ये प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर कॉल्स में इंक्लूडेड है तो जब कॉल ड्यू करोगे तब प्रीमियम में क्रेडिट होगा। लेकिन अब ये जो डिस्काउंट की बात हो रही, पहला चीज तो मैंने बोला कि नया लॉ डिस्काउंट पे इशू अलाउ नहीं करता है, बट अगर आपको पूछा ही तो एंट्री में आप डिस्काउंट एक लॉस है और कोई भी लॉस को अपन प्रूडेंस के हिसाब से जल्द अकाउंट करते हैं, तो इसलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर विल बी अकाउंटेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की एंट्री के समय ही डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को अकाउंट करना चाहिए। तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये जो एंट्री बताई है फाइनल नेट इफेक्ट बताया। एट पार में क्या होता है, एट प्रीमियम में क्या होता है, और एट डिस्काउंट में क्या होता है। उसी की पहले जो आपको 10 11 12 एंट्री बताई वो टुकड़े टुकड़े में बताई है ना, पार्ट पार्ट में, ये उसकी समरी हो गई, नेट इफेक्ट हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम में जो क्रेडिट किया
तो कंपनी लॉ ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि उसको इन्हीं पर्पस के लिए कंपनी यूज कर सकती है। कोई दूसरे लॉसेस राइट ऑफ करना या डिविडेंड पे करना, उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना अलाउड नहीं है। नंबर 1, फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए कंपनी यूज कर सकती है। अभी आपके कोर्स में नहीं है बोनस शेयर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को सिक्योरिटी प्रीमियम में राइट ऑफ कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्रेडिट, ये मतलब कोई और एक्सपेंसेस है, कमीशन, डिस्काउंट है ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर के ऊपर ये कोई खर्चा है, डिस्काउंट है, इसको भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम में राइट ऑफ कर सकते हो। रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम पेबल है, चाहे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो, चाहे डिबेंचर का रिडम्पशन हो, उसमें प्रीमियम पेबल है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो। बायबैक ऑफ शेयर, ये भी जैसे मैंने बोला अभी आपके कोर्स में नहीं है, इंटर में पढ़ोगे। बायबैक ऑफ शेयर में भी आप इसको यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम को। वैसे तो मैंने बता ही दिया हूँ शेयर प्रीमियम की एंट्री के बारे में, कि अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन मनी, कॉल मनी किसी में भी रह सकता है। इसलिए ये या तो एंट्री नंबर 3 वो अलॉटमेंट की थी, एंट्री नंबर 6 कॉल ड्यू की थी, उनमें चेंज हो जाएगा। ये बताया कि एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के केस में तो आपकी जो तीसरे नंबर की एंट्री थी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगी। बराबर। अगर कॉल में इंक्लूडेड है तो 6 नंबर की जो आपकी एंट्री थी उसमें कॉल डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। बराबर, इतना मॉडिफिकेशन होगा, बाकी एंट्री देखा था और कोई चेंजेस नहीं है। फिर किसी का माइक ऑन हुआ भाई। इशू एट डिस्काउंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं तीसरी चौथी बार कि लॉ परमिट नहीं करता है इशू एट डिस्काउंट, नया लॉ ये लिखा है। शेयर फॉर डिस्काउंट की एंट्री हमेशा अलॉटमेंट के समय आएंगी, तो एंट्री नंबर 3 जो रहेंगी उसके समय ये एंट्री नंबर 3 को मॉडिफाई करके दे दिया। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर डिस्काउंट डेबिट या डिस्काउंट ऑन शेयर, जैसा भी नाम रहा चल सकता है, डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बराबर है, ये हो गया, मतलब इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, आपका सब इसमें कवर हो गया। एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी आई, ओवर सब्सक्रिप्शन, उस केस में ये आपको पता है फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो सकता है, अंडर सब्सक्राइब्ड हो सकता है या ओवर सब्सक्राइब, तो ओवर सब्सक्राइब में ये एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी आती है। द ट्रीटमेंट टू विल बी क्लासिफाइड, 3 ब्रॉड इसमें ग्रुपिंग किया कि जो शेयर एप्लीकेशन आई उनको आप क्या कर सकते हो। तो उनको आप नंबर 1 कुछ को रिजेक्ट कर सकते हो, नंबर 2 कुछ को फुल अलॉटमेंट दे सकते हो, और नंबर 3 आप प्रोराटा बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे सकते हो। ये पहला नो अलॉटमेंट, इनको रिजेक्ट कर दिया बोल सकते हैं, इनका तो पूरा एप्लीकेशन मनी आपको वापस करना है। फुल अलॉटमेंट यानी जितने शेयर के लिए अप्लाई किया था उतने ही शेयर आपने इनको दिए, तो बट नेचुरली इनका कोई एक्सेस बचेगा ही नहीं आपके पास, तो इसका मतलब इनको तो आपको क्या करना है, कोई एक्सेस है ही नहीं, फुल अलॉटमेंट जिनको किया। तो इनके केस में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता प्रोराटा अलॉटमेंट वालों के केस में, क्योंकि आपने इनको मान लो 100 के बदले में 70 शेयर दिए, तो इन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया था 100 का, पर आपने तो शेयर दिए 70, तो 70 शेयर की एप्लीकेशन मनी तो कैपिटल में चली गई, पर 30 शेयर की एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, तो उसी के लिए रहता है। तो अब इन लोगों से आपको अलॉटमेंट मनी का पैसा लेना भी है और एट द सेम टाइम कुछ एक्सेस मनी भी है वो वापस देना है,
तो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, उससे ज़्यादा अगर होगा तो रिफंड कर दो या फिर कॉल्स इन एडवांस में रखो। ये आपको फिर से वो बताया कि 1 लाख की एप्लीकेशन आप इशू किए थे, 1 लाख की एप्लीकेशन आई यानी फुल्ली सब्सक्राइब्ड। 1 लाख का इशू था, 90,000 की एप्लीकेशन आई तो बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब्ड। 1 लाख की एप्लीकेशन थी, 1 लाख की इशू था, 1.5 लाख की एप्लीकेशन आई तो बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड। और फिर आपको यहाँ बताया है कि कुछ को आप रिजेक्ट करो, कुछ भी ऐसा आप कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो आपको बताया है। आप चाहो तो पूरे 1.5 लाख वालों को प्रो राटा बेसिस पे दे दो, मतलब किसी को भी रिजेक्ट मत करो, किसी को दुखी मत करो, है ना। या फिर कुछ को फुल अलॉटमेंट दे रहे हैं। मीटिंग पता नहीं बीच बीच में होल्ड पे चली जाती तो गड़बड़ करती है ना। तो यहां तक आपको समझा दिया था, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन, जिनको फुल अलॉटमेंट दिया उनका एक्सेस नहीं है, जिनको रिजेक्ट किया उनको पूरा पैसा वापस करो उनका। जैसे प्रो राटा वाले में देख लो, बता चुका हूं आपको ये तीनों। कंपनी को कुछ और सब्सक्रिप्शन रिटेन करना अलाउड रहता, मतलब उनको शेयर ज़्यादा अलॉट कर सकती है। यानी जैसे अपन ने बोला 1.5 लाख के अगेंस्ट में 1 ही लाख शेयर देना, तो अगर वो ओवर सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करने का करती है कंपनी, तो मतलब क्या हुआ उसका कि 1 लाख के बदले 1,10,000 शेयर अलॉट करेगी या 1,20,000 करेगी। पर आपको अपने मन से वो चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपने तो अपने मन से यही मानने का कि इशू 1 लाख था तो 1 लाख से ज़्यादा अलॉट नहीं करेंगे, एप्लीकेशन ज़्यादा आई तो भी। इंटरेस्ट के बारे में भी बताया मैंने आपको। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आप पे करोगे 12%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, और कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे कहाँ से करोगे, जब से एडवांस मिला टू द ड्यू डेट ऑफ कॉल, जब कॉल ड्यू होगा तब तक का। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आप रिकवर करोगे इनकम, जब कॉल ड्यू हुआ वहां से जब उसने वो कॉल इन एरियर्स पे किया वहां तक, या आप उससे लोगे 10% के रेट से। 12%, 10%। इश्यू ऑफ शेयर टू वेंडर, वेंडर मतलब जिससे आपने एसेट खरीदा उसको आप पैसे देने के बदले शेयर दे रहे हैं। एसेट में करो डेबिट, वेंडर को करो क्रेडिट। उसके बाद वेंडर को डेबिट करके शेयर में करो क्रेडिट। अगर प्रीमियम वगैरह होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करोगे, बराबर। डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट में डेबिट करोगे सेकंड वाली एंट्री में। इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर, प्रमोटर यानी जो कंपनी को बनाने का काम करते हैं उसको बोलते हैं प्रमोटर। तो यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर का मतलब होता है उनकी सर्विसेज के बदले में फ्री में जो शेयर दिए जा रहे हैं उसकी बात हो रही। अगर उन्होंने भी कैश दे के शेयर के लिए सब्सक्राइब किया है तो वो तो जैसी आपने अकाउंटिंग पढ़ी है पहले वो ही रहेगी। पर अगर उनको फ्री में शेयर दिए जा रहे हैं तो कॉमनली इसको गुडविल में डेबिट करने की बात होती है। कहीं किसी ने बोला कि इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या एक्सपेंसेस में राइट ऑफ कर दो, तो गलत नहीं बोल रहा है, बट कुछ नहीं बोला तो आप गुडविल को डेबिट करो, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो। लीन ऑन शेयर, तो कंपनी का जो पार्टली पेड शेयर होते हैं उसके ऊपर एक लीन रहता है, राइट रहता है। इसलिए अगर
किसी ने डिफॉल्ट किया तो कंपनी उसके शेयर किसी और को मार्केट में बेच सकती है। यानी फॉरफिट करने वाला रास्ता चूज करने की बजाय कंपनी उसके शेयर को मार्केट में किसी और को बेच देगी। तो दैट इज कॉल्ड लीन एक्सरसाइज किए करके। अब अगर कंपनी ने लीन एक्सरसाइज किया तो उसके शेयर को बेच करके जो पैसा आएगा वो पैसे से कंपनी पहले तो जो कॉल पेंडिंग था वो एडजस्ट कर लेगी। उसके अलावा अगर और कोई ड्यूज उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से लेना होगा कंपनी को तो वो एडजस्ट करेगी। उसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो उसको वापस करेगी, रिफंड करेगी। ये दिया है आपको एंट्री, जब लीन एक्सरसाइज किया है ना, शेयर बेचा तो बैंक डेबिट कॉल में क्रेडिट किया, उसके ऊपर जो अमाउंट था वो शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दिया। अब शेयर होल्डर के अकाउंट में पहले का डेबिट रहेगा, अगर उससे कुछ लेना होगा तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जो बचा हुआ अमाउंट है वो सेकेंड एंट्री में बताया कि रिफंड कर दो, शेयर होल्डर डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। आपको क्लास में प्रॉब्लम भी करके दिखाया। अब फॉरफिटिंग ऑफ शेयर्स, कैंसल करो पैसे वापस मत करो, ये मतलब है। और कैंसल करो यानी बेसिकली रिवर्सल रहता है। सिर्फ दो चीजें रहती है कि जो पैसा आ गया वो वापस नहीं करना है, और सेकंड अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्ट हो गया था तो उसको रिवर्स नहीं करना। बस ये दो ही चीजें रहती है ध्यान देने की, बाकी रिवर्सल एंट्री ही है। तो ये देखिए, आप शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट। अब उसका जो अमाउंट कलेक्ट हो गया होगा वो आप शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट कर दो, और जो अमाउंट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ आप तो मिलेगा नहीं, तो अलॉटमेंट में डेबिट पड़ा है तो अलॉटमेंट को क्रेडिट करो, कॉल में डेबिट पड़ा है तो कॉल को क्रेडिट करो। अगर आपने शेयर इशू एट प्रीमियम किए होंगे तो आप शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। लेकिन फिर से बोलूँगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल तभी करना है जब अगर वो कलेक्ट नहीं हुआ है। तो अगर कलेक्ट हो गया है तो उसको यहाँ डेबिट नहीं करना, यानी वो यहाँ कैंसिल नहीं होगा। ये एंट्री का मतलब क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम को आप कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर कैंसिल नहीं करना। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कलेक्ट हो गया है तो शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट, जो अमाउंट कलेक्टेड है टूवर्ड्स द कैपिटल टू अलॉटमेंट अकाउंट, जितना पेंडिंग है, जितना आउटस्टैंडिंग है, जो अभी तक मिला नहीं। ये भी बता दिया, ठीक है। अगर इश्यू एट डिस्काउंट होगा तो फॉरफीचर के समय डिस्काउंट को भी रिवर्स कर दो। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, जितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, जितना डिस्काउंट डेबिट हुआ था वो क्रेडिट कर दो, कैंसिल हो जाएगा। टू अलॉटमेंट, उसमें डेबिट पड़ा था, टू कॉल जिसमें डेबिट पड़ा था वो क्रेडिट कर दो, वो कैंसिल हो जाएंगे। लॉ के हिसाब से जो कॉल ड्यू हो चुके थे वो कलेक्ट करने का हक होता है, बट प्रैक्टिकली वो मिलता है नहीं, इसलिए अपन ने राइट ऑफ कर देने का, कैंसिल कर देने का वो कॉल्स को। अब रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर आपने एट पार इशू किए होंगे, जो शेयर आपने एट प्रीमियम इशू किए होंगे, उसको री इशू करते समय अकाउंटिंग नॉर्मल होगी। जो आपने डिस्काउंट पे इशू किए होंगे उसको री इशू करते समय थोड़ा सा चेंज होगा। री इशू यानी क्या है, आपने वो शेयर किसी और को वापस बेच दिया और उससे पैसा लिया। तो लॉ की नज़र में री इशू ऑफ शेयर इज नॉट इशू और या नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। री इशू ऑफ शेयर को अलॉटमेंट ऑफ शेयर नहीं बोलते बल्कि रीसेल बोलते, पुरानी चीज को बेच दिया ऐसा बोलते। अब जो आप री इशू कर रहे हैं वो फुल्ली पेड री इशू हो सकता है, वो पार्टली पेड भी हो सकता है, वो वर्डिंग में देख लेने का। उसी पे से पता चलेगा कि री इशू में आपने डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया।
ये रीइश्यू के डिस्काउंट पे कोई प्रोहिबिशन एज सच नहीं है। रीइश्यू प्राइस प्लस अमाउंट जो ऑलरेडी आपने रिसीव किया था और फॉरफिट किया था शेयर के साथ शुड नॉट बी लेस देन इट्स फेस वैल्यू, या दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो जितना अमाउंट आपने पहले कलेक्ट कर लिया था फॉरफिटेड शेयर पे, रीइश्यू के समय उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना। शेयर फॉरफीचर में जितना अमाउंट आपने उसका जमा किया था उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना, ये मतलब है। या एंट्री इशू एट पार या इशू एट प्रीमियम था, बैंक डेबिट जितने में रीइश्यू किया, शेयर फॉरफीचर डेबिट जितना डिस्काउंट दिया रीइश्यू पे। तो जब तक आप शेयर रीइश्यू नहीं करते तब तक जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट रहता है उसको आपको एज इट इज रखना है, समझ रहे हैं? तब तक वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट एज इट इज रखना है, वो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के साथ साथ दिखता है। लेकिन जब आप रीइश्यू करोगे तो उस पर अगर आपने कुछ डिस्काउंट दिया तो वो यहाँ डेबिट करना है, कैपिटल में कर दिया क्रेडिट। अब इसमें अगर ओरिजिनल इशू डिस्काउंट था तब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बैंक डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट, जितना डिस्काउंट पहले दिया था उतना ही आप डिस्काउंट में डेबिट कर दो, और इससे भी ज्यादा डिस्काउंट अगर आपने रीइश्यू में दिया होगा तो वो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है इसके ऊपर का जो डिस्काउंट है उसको आप शेयर फॉरफीचर में डेबिट करोगे, दैट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और शेयर कैपिटल में आप क्रेडिट कर दोगे। अब ये दोनों केस में शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस बचेगा ये डिस्काउंट डेबिट करने के बाद उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, और उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं अपन। ये पहले बता दिया, बाद में वो कैपिटल रिजर्व वाला बाद में बताया होगा कि अगर आपने रीइश्यू एट प्रीमियम किया मतलब आपने फेस वैल्यू से ज्यादा पे रीइश्यू किया, अभी पहले केस में अपन ने क्या मान के चल रहा है कि रीइश्यू एट डिस्काउंट रहता है जनरली, पर यहाँ पे रीइश्यू एट प्रीमियम है, ज्यादा पे रीइश्यू किया तो बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट। उसको वैसे प्रॉफिट ऑन रीइश्यू बोल के कैपिटल रिजर्व में ले सकते हैं बट मत लो, क्योंकि इस स्टडी मॉड्यूल में उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में ही लेने को बोला हुआ। ये कमेंट लिखा हुआ है। ये शेयर फॉर फीचर अकाउंट का आप बताया, बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो अब उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देने का, क्योंकि उसको कैपिटल नेचर का प्रॉफिट अपन मानते हैं। जब तक शेयर इश्यू नहीं होते तब तक उनसे रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही रहने देने का, उसको कुछ नहीं करने का। डिवेंचर इशू की अकाउंटिंग में तो कोई फर्क नहीं रहता है, सिर्फ इसमें अगर डिस्काउंट पे इशू किया गया तो डिवेंचर क्योंकि लोन माना जाता, बोरोइंग माना जाता है, तो जितने पीरियड के लिए बोरोइंग है उतने पीरियड में डिवेंचर का जो डिस्काउंट है वो खर्चे के तौर पे राइट ऑफ करना चाहिए, अमोर्टाइज करना चाहिए। सिमिलरली अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है मतलब डिवेंचर को जब वापस करेंगे, रिडीम करेंगे, तो उस पर अगर हम प्रीमियम देने वाले हैं तो वो प्रीमियम को भी हम इश्यू के समय ही अकाउंट कर लेते हैं, तो हमारे लिए डबल लॉस हो गया। सस्ते में डिवेंचर इशू किया यानी वो डिस्काउंट भी लॉस, और रिडम्पशन में हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं यानी वो प्रीमियम भी लॉस। तो ये दोनों लॉस को जो है अपन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बोल देते हैं, और उस लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डिवेंचर की जो लाइफ है उतने पीरियड में अमोर्टाइज करना है इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर जो आउटस्टैंडिंग रहेंगे उसके प्रपोर्शन में। तो दैट इज कॉल्ड, वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। बाकी इशू की एंट्री में सच कुछ अलग बात नहीं है। डिवेंचर का मतलब तो बता दिया, इट्स अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इट इज ट्रीटेड एज अ लोन, यानी देने वाले ने कंपनी को लोन दिया।
इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डिबेंचर में फॉर फीचर वाला चक्कर नहीं रहता। डिबेंचर इशू एट प्रीमियम होगा तो डिबेंचर प्रीमियम में क्रेडिट कर सकते हैं, जिसको अपन कैपिटल नेचर का प्रॉफिट बोल सकते हैं। लेकिन सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में उन्होंने इसको सिक्योरिटी प्रीमियम में लेने को बोला है, इसलिए आपने इसको सिक्योरिटी प्रीमियम में लेने का, समझ गए, डिवेंचर प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम में ले लेने का। अभी डिवेंचर अगर आपने एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए, इसका मतलब ये होता है कोई और लोन के बदले में आपने डिवेंचर भी जो बैंक है मान लो उसको दिए, तो इसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता। लोन लिया उसकी एंट्री तो आ गई, अब डिवेंचर जो दिए उसके बदले में तो कोई पैसा मिला नहीं, वो तो जस्ट एज अ कोलेटरल यानी एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे दिया। तो एक रास्ता रहता नो एंट्री, कोई एंट्री मत लो, और दूसरा रास्ता रहता है कि हम उसको डिबेंचर में दिखाना चाहते तो डिबेंचर कैपिटल में क्रेडिट किया, तो डिबेंचर सस्पेंस या कुछ और सुटेबल नाम अपन दे सकते हैं, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट एंड डिबेंचर अकाउंट या डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल, ऐसा कुछ नाम दे के क्रेडिट कर सकते हैं। ये जो डिबेंचर रहेंगे एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, इस पर कोई इंटरेस्ट अलग से पे करना नहीं है। जब वो लोन वापस हो जाएगा तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिवेंचर कैंसिल कर देंगे, तो अगर आपने ये एंट्री लिखी होंगी तो रिवर्स कर डालेंगे। द डिस्काउंट इज द कैपिटल लॉस, इट शुड बी रिटर्न ऑफ या तो एज अर्ली एज पॉसिबल, बट नॉर्मली अगर आपको बोला तो फिर अपन उसको उसकी लाइफ पे राइट ऑफ करके दिखाते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में राइट ऑफ करना वैसे अलाउड है, ये आपके लिए उसकी लाइफ पे इन प्रपोर्शन ऑफ डिबेंचर, इसलिए दो सिचुएशन यहाँ पे आपके पास हो जाती है राइट ऑफ में। इफ द डिवेंचर्स, किसी का माइक फिर ऑन हुआ, इफ द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ ए पीरियड, मतलब जैसे 4th ईयर के एंड में रिडीम करना है, इसका मतलब सोच के देखो, पहले साल भी डिवेंचर का अमाउंट, दूसरे साल के डिवेंचर का अमाउंट, तीसरे साल का अमाउंट, चौथे साल भी साल भर का अमाउंट इक्वल है, तो इसलिए आप डिस्काउंट को या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को इक्वली राइट ऑफ कर दो 4 साल में, 1/4 1/4 1/4। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड, तो इसका मतलब आपके जो भी टोटल डिबेंचर थे उसमें से 1/4 तो आपने पहले साल वापस कर दिए, तो सेकेंड ईयर में तो 3/4 बचे, फिर 1/4 वापस कर दिए तो आधे बचे। इसका मतलब अगर ऐसे समझाने के लिए बोलूं तो पहले साल अगर 1 लाख के डिवेंचर थे तो दूसरे साल 75,000 के थे, तो तीसरे साल 50,000 के थे, तो चौथे साल 25,000 के थे। इसका मतलब डिवेंचर का जो बेनिफिट है वो तो हर साल रिड्यूस होते जा रहा, तो अमाउंट को भी उसी प्रपोर्शन में राइट ऑफ करो, तो 1,75,000 50,000 25,000, इसका मतलब 4 3 2 1 के रेशियो में आप इसको राइट ऑफ करो। ये आपको बता दिया वो करके। ये देखिए इलस्ट्रेशन है, डिवेंचर इस तरीके से रिडीम हो रहे हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट अपने को साल भर कितना आउटस्टैंडिंग वो देखने का, एंड में नहीं, तो साल भर 1 लाख था पहले साल में, फिर दूसरे साल 75,000 था, फिर तीसरे साल 50,000 था, फिर चौथे साल 25,000 था। तो ये जो रेशो आया, इसके रेशो में अपन डिवेंचर का जो नुकसान बोलो खर्चा बोलो उसको राइट ऑफ करना है। वो रेशियो क्या बन गया, 4 3 2 1। ये देखिए 10,000 का अगर डिस्काउंट है तो ये 4/10, फिर 3/10, फिर 2/10, इस तरीके से आपने उसको राइट ऑफ किया, अमोर्टाइज किया। किसी को भी इसमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी पॉइंट है तो बताइए। हेलो सर। सर एक बार वो हम डिबेंचर को जब ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटी
की तरह देते हैं, वो वाली एंट्री समझना, मीन्स वो वाला टॉपिक, वो वाला कुछ नहीं, पॉइंट समझना। उसमें ऐसा है कि आपने डिवेंचर दे के पैसे नहीं लिए हैं, आपने ऑलरेडी बैंक से लोन लिया और उनको एज ए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का अब आपको ये सब चीजें अभी समझेगी नहीं क्योंकि अभी आपके लेवल में नहीं है, पर लोन लेते हैं तो वो बोलते हैं कि सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर कल को आपने डिफॉल्ट किया तो कैसे रिकवर करेंगे। तो उसके लिए वो बोलते हैं कि ठीक है, आपके कंपनी के डिवेंचर भी दो हमको। तो वो डिवेंचर के बदले में तो कोई पैसा आया नहीं, इसलिए वो कोई आपकी नई लाइबिलिटी नहीं बनी, इसीलिए कोई एंट्री मत लो। ये एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता है कि ठीक है, आपको बुक्स में रखना है, दिखाना है, तो डिबेंचर में अगर क्रेडिट किया तो डिबेंचर सस्पेंस में डेबिट कर दिया, दोनों अकाउंट का नेट रिजल्ट रहेगा जीरो, इसलिए बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी में नहीं दिखेगा। अंश ने पूछा सर बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एंड नोट्स को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आपके कोर्स में नहीं है, समझ रहे हैं, इसीलिए फाइनल अकाउंट तो बहुत सारी चीज हो गई फिर बताने के लिए। तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी यानी फाइनल अकाउंट आपके कोर्स में नहीं है। बाकी बैलेंस शीट वैसी रहती पर उसका फॉर्मेट अलग रहता, कंसेप्ट वही है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल वही है, बट उसका फॉर्मेट अलग रहता है और वो आपके कोर्स में नहीं है। नोट्स टू अकाउंट उसी के नीचे डिटेल दिए जाते हैं, बहुत सारे डिटेल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोला था कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को आप नोट्स टू अकाउंट में लिख दो, मतलब अकाउंट नहीं किया, सिर्फ डिस्क्लोजर कर दिया। तो नोट्स टू अकाउंट में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर करो, इन्वेंट्री के ब्रेकअप आप वहां पे डिस्क्लोजर करो, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है, समझ गए। तो आपके वो कोर्स में नहीं है। लास्ट ईयर पूछा था, क्या पूछा था, बैलेंस शीट कंपनी की, तो गलत है, आप अपना मॉड्यूल देखो। लास्ट ईयर नहीं पूछा होगा, उसके पहले कोर्स में था, कुछ समय पहले कंपनी के फाइनल अकाउंट कोर्स में उन्होंने रखा था। लेकिन अभी आपका देखो ना, आप लेटेस्ट सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखो, उसमें नहीं है, आपके कोर्स में कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। हम तो खुद पढ़ाते थे पहले, हमारे मटेरियल में था, हमने वो चैप्टर हटा दिया क्योंकि कोर्स में से हट गया तो फिर सवाल ही नहीं उठता ना उसको बताने का। बार बार मीटिंग होल्ड में चली जाती है। बताइए कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट आपका ये जो कोर्स है उससे रिलेटेड है तो बताइए। इसलिए मैंने आपको बार बार बोला, कंपनी अकाउंट तो बहुत वास्ट एरिया है, सीए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, सीए फाइनल में पढ़ोगे, यहाँ जितना आपके कोर्स में उतने की बात करेंगे अपन। क्या लिखा इन्होंने, प्लीज एक्सप्लेन रीइश्यू एट प्रीमियम। रीइश्यू एट प्रीमियम यानी मान लो 100 रुपए का शेयर है, रीइश्यू किया 120 में, तो इसको बोलेंगे रीइश्यू एट प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट, हो गया, इसमें क्या है। बोलिए, किसी को और कोई क्वेश्चन। बताइए कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन है तो। तो फिर हम चैप्टर 1 जो अपन ने पेंडिंग रखा था उसको लेंगे, बराबर है। चैप्टर 1 जो अकाउंटिंग का थेरेटिकल फ्रेमवर्क है, बराबर है, उसकी बात अपन यहाँ पे करते हैं।
चैप्टर 1 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस का आपका जो ये सब्जेक्ट है उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें क्या क्या चीजें, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, टर्मिनोलॉजी या ग्लॉसरी, ये तो अपने जितने काम के हैं आपके वो सब अपने पढ़ने में आ जाते हैं, इसलिए इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू, कॉन्टिजेंट एसेट, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ये पार्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको जो अपन ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें समझा चुका हूँ। ये पूरा 4th वाला पॉइंट ये ऑलरेडी हो गया है अपना, बराबर। अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जस्ट एक ब्रीफ, और वैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस जिसको बोलते हैं, उसके बारे में इतनी चीजें आपके इसमें हैं। ये ग्लॉसरी पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, कैपिटल रेवेन्यू वाला वो पढ़ा चुका हूं आपको, बाकी के पॉइंट अपने को अभी देखने के हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस की बात की जाती है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो अपन जो पढ़ रहे हैं एक्चुअल में वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर करके अपनी अकाउंट बुक में लिखते हो और उसकी मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, दैट इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और आपका पूरा सब्जेक्ट उसी से कनेक्टेड है। एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट को बिजनेस चलाने के लिए डिसीजन लेने में मदद के तौर पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, वो प्रोवाइड करना उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होती है, इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। उसके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से आएंगी, फाइनेंशियल अकाउंट से आ सकती है, अभी तीसरा आप पढ़ोगे कॉस्ट बुक्स, उसमें से आ सकती है, और मेमोरेंडम रिकॉर्ड वगैरह अगर आपके होंगे उसमें से भी आ सकती है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आप इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ोगे। तो फिलहाल आपका जो सब्जेक्ट है क्या पढ़ोगे आप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, बना रहे हो, उसकी कॉस्ट निकालना विथ प्रॉपर ब्रेकअप, और उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना, उन सब चीजों की पढ़ाई होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं, जिसको अपन एनुअल फाइनल अकाउंट बोलते हैं, इसको जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इसके यूज करने वाले बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ ओनर के लिए ही फाइनल अकाउंट बन रहा है ऐसा नहीं है, बराबर। तो कौन कौन यूजर रहते हैं, तो अब ये आपको प्रोप्राइटरी कंसर्न में नहीं दिखेंगे सब, ये आपको हो सकता पार्टनरशिप में भी नहीं दिखेंगे सब, ये किस में दिखेंगे आपको, कंपनी में। इन्वेस्टर यानी जो लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं शेयर्स के फॉर्म में, वो इन्वेस्टर हो गए। उनके जो एडवाइजर रहते हैं वो लोग भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करके अपने क्लाइंट लोगों को एडवाइस देते हैं। एम्प्लॉयज जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज है वो लोग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, वो अपने एंगल से देखते हैं कि कंपनी की क्या स्टेबिलिटी है, आगे कंपनी चलती रहेगी कि कहीं बंद ना हो जाए, फिर कंपनी ने अगर अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो हमको बोनस वगैरह मिलना चाहिए। ये सब एंगल से एम्प्लॉय या यूनियन जो रहते हैं, लेबर यूनियन, वो लोग देखेंगे। लेंडर यानी जिन्होंने पैसा उधार दिया आपको, लोन देने वाले, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवेंचर होल्डर, तो ये लोग अपने एंगल से देखेंगे कि भी हमारा लोन ये कंपनी बराबर वापस करने की फाइनेंशियल पोजीशन में है क्या, इसके बिजनेस में फ्यूचर में सफिशिएंट पैसा जनरेट होगा क्या, जिससे कि हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस कर सके।
उस एंगल से लेंडर देखेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। सप्लायर या अदर ट्रेड क्रेडिटर, वो लोग शॉर्ट टर्म की क्रेडिट देते हैं, तो वो लोग भी ये देखना चाहेंगे कि भाई इनको मैंने जितनी उधारी दिया ये मेरे को बराबर टाइम पे करेंगे क्या, इनकी लिक्विडिटी पोजीशन बराबर है क्या। कस्टमर, खास करके ऐसे प्रोडक्ट अगर रहते हैं जो लंबे समय तक यूज होते जाते हैं, तो कस्टमर ये भी देखता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप किसी कंपनी की कार खरीदना चाहते होंगे तो बट नेचुरल है आप उस कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, नहीं तो कार तो खरीद लिया, कंपनी बंद हो गई, स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते उसके। तो कस्टमर लोग भी देखते हैं ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गौर बीच बीच में मीटिंग होल्ड में चली जाती तो रुकना पड़ता है। हाँ, तो गवर्नमेंट के जीएसटी डिपार्टमेंट होगा तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट रहते हैं, प्लानिंग के डिपार्टमेंट रहते हैं, वो उस एंगल से देखते हैं, बराबर। जनरल पब्लिक, ये तो सभी लोग जो इन्वॉल्व है, इसके अलावा जो जनरल पब्लिक है, जिस एरिया में आप बिजनेस करते हो वहाँ के लोग देखना चाहते हैं कि भाई आपने समाज के लिए क्या किया। तो ये सब लोग हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी भी चीज़ की अपन बोलते हैं ना अच्छा बुरे में क्लासिफाई करते हैं। तो अपन अच्छा किसको बोलते हैं कि अपने दिमाग में जो एक इमेज होती है जो उसको फिट बैठता है अपन बोलते हैं ये अच्छा है, जो उसमें फिट नहीं बैठता उसको बोलते हैं अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब वो जो इमेज, वो जो क्वालिटीज़ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी कुछ क्वालिटीज़ एग्री की गई है। तो जो इसके एक्सपर्ट लोग थे जिन्होंने सिस्टम इवॉल्व किया, उन्होंने एग्री किया कि भाई ये क्वालिटीज़ एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना जरूरी है। तो अगर वो क्वालिटीज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो क्या है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अलावा उसमें सब कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। पहली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन वो इस ढंग से प्रेजेंट होना चाहिए कि जो यूज़र है उसको समझ में आ जाए। पर यूज़र कौन होना चाहिए, जो अकाउंटिंग का, इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का समझदार हो, जानकार हो उसको। क्योंकि बिल्कुल लेमैन को अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे तो बोलते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, वैसी वाली बात हो जाएगी। क्योंकि उसको इस फील्ड की जानकारी नहीं है तो कैसे समझेगा, है ना। तो इसका मतलब इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू दोज हु हैव द नॉलेज ऑफ दिस फील्ड। अगर उनको समझ में आने में प्रॉब्लम जाता है मतलब आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी की क्वालिटी मिसिंग है। रिलेवेंस, इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट। क्योंकि आप अगर बेफिजूल की चिल्लर चिल्लर इंफॉर्मेशन से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरलोड कर दोगे तो जो यूजर रहेगा उसका ध्यान भटक जाएगा, काम की चीजों पे से उसका ध्यान हट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक मटीरियलिटी का कंसेप्ट आता है कि जो सिग्निफिकेंट हो, मटीरियल हो, जिससे यूजर का ओपिनियन इन्फ्लुएंस होता हो, ऐसी इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग के बराबर प्रिंसिपल लगाओ, सिद्धांत लगाओ और उसको ठीक ढंग से प्रेजेंट करो, ठीक ढंग से उसके डिस्क्लोजर करो। पर जो चिल्लर आइटम है, छोटे छोटे आइटम है, इमटेरियल आइटम है, उनको आप ग्रुपिंग कर सकते हो, उनको आप क्लबिंग कर सकते हो और उनको आसान वाला ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। ये रिलेवेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करने के लिए, तो रिलेवेंस में क्या आ गया, मटेरियलिटी, ये उसी का सब पार्ट हो गया। मटेरियलिटी मतलब जो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देना। बट जो चिल्लर चीजें उनको क्लब करके आसान तरीके से अकाउंटिंग कर लेना। तीसरा है रिलायबिलिटी,
आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, लोगों को बराबर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि वो लोग उसको ट्रस्ट करके उसके ऊपर से डिसीजन ले सके। अब इसके अंडर में ये सब क्वालिटी है। रिलायबिलिटी में न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल होना चाहिए, इसको अनबायस्ड होना भी बोलेंगे। मतलब ना तो आप कोई चीज बढ़ा चढ़ा के दिखाओ, ना तो कोई चीज आप घटा के दिखाओ, जैसा है वैसा दिखाओ, न्यूट्रल रहो। सोचा समझा रिजल्ट दिखाने की कोशिश किया तो हम बोलेंगे आप बायस्ड हो, न्यूट्रल नहीं हो। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, इसी में सब्सटेंस और फॉर्म का एक सिद्धांत आता है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ईमानदारी से, जैसा आपके ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का इफेक्ट होना चाहिए वैसा ही दिखाओ, न कोई चीज को छुपाने की कोशिश करो, न कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करो, तो उसको बोलेंगे फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी में क्या है, एक सब्सटेंस और फॉर्म, कि अकाउंटिंग करते समय substance of the transaction is more important than mere legal form। मतलब लीगल फॉर्मेलिटी को सेकंड इंपॉर्टेंट, बार बार इरिटेट कर रहा, बार बार मीटिंग होल्ड पे जा रही है। तो मान लो कि अपन ने फ्लैट बेच दिया, उसका अपन ने पोजीशन दे दिया, पैसे ले लिए, लेकिन रजिस्ट्री होना बाकी है, सेल डीड एग्जीक्यूट होना बाकी है। तो लीगली टाइटल अभी भी अपने नाम से है, लेकिन सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है कि सेल पूरा हो गया, आपने उसको पोजीशन दे दिया, आपने उससे कीमत ले ली। अब सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटी रजिस्ट्री की थोड़ी पेंडिंग है, टाइम ले रहा है थोड़ा। तो शुड इट बी अकाउंटेड एज सेल और नॉट? द आंसर इज अकाउंटेड एज सेल। आपने बेच दिया ऐसा अकाउंट कर लो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कर लो, दूसरी पार्टी ने उसको खरीद लिया ऐसा अकाउंट कर लेगा। इसको बोलते हैं सब्सटेंस और फॉर्म। प्रूडेंस, तो अकाउंटिंग करते समय थोड़ा कंजर्वेटिवली चलते हैं अपन, ये भी मैंने आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बताते समय बताया था। थोड़ा सा अपन कंजर्वेटिवली चलते हैं कि जहां पर अपने को नुकसान की पॉसिबिलिटी दिखती है, खर्चा दिखता है, तो अपन थोड़ा जल्दी अकाउंट कर लेते हैं। अपने को उसके चांसेस लग रहे हैं तो अपन अकाउंट कर लेते हैं। बट जहां गेन की बात होती है, इनकम की बात होती है, तो अपन उसको तभी अकाउंट करते हैं जब अपने को पक्का लगे, सर्टन लगे तब। कंप्लीटनेस, इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। अगर कंप्लीट नहीं रहेगी तो वो मिसलीड कर सकती है, वो इसलिए रिलायबल नहीं रहेगी। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो भी चीज की जानकारी दे रहे हैं पूरी दो, आधी अधूरी जानकारी कंफ्यूज कर सकती है, मिसलीड कर सकती है। और चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंपेरेबिलिटी। किसके साथ कंपेरेबिलिटी होना चाहिए? तो अपने ही पुराने परफॉर्मेंस के साथ, तो अपना पिछले साल का और करंट ईयर का कंपेरेबल होना चाहिए। इसी के लिए सेम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी फॉलो करो, प्रॉपर डिस्क्लोजर करो, ये रिक्वायरमेंट रहता है। फिर अपने ही बिजनेस के जैसे दूसरे बिजनेस करने वाले जो रहते हैं उनके साथ कंपैरिजन होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड कंपेरेबिलिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बोला जाता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटिंग के कंसेप्ट यानी एक तरह से बोल सकते हो आप ऐसे फंडामेंटल सिद्धांत है जिनके बेसिस पे पूरा सिस्टम बना हुआ है अकाउंटिंग का। इसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये जनरली एक्सेप्टेड है, मतलब एवरी अकाउंटिंग प्रोफेशनल विल एग्री टू दिस एंड विल फॉलो इट।
पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कि हमारा बिजनेस जो है उसको तो चलते रहने वाला है, जिसको अपन बोलते हैं गोइंग कंसर्न, तो उसको अपन 12-12 महीने के पीरियड में ब्रेक करते जाते हैं, और वो 12 महीने के पीरियड से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस इवेंट रहते हैं उनकी अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर की बुक्स में आगे कंटिन्यू करते हैं। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ओनर अलग है। अपन जब बिजनेस कंसर्न की अकाउंटिंग करते हैं तो ओनर को एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए ओनर के कोई पर्सनल खर्चे वगैरह होंगे तो उनको अपन बिजनेस का खर्चा नहीं मानते, उसको अपन ओनर की ड्राइंग मान के ओनर के अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट, हम जब किसी ट्रांजैक्शन को अकाउंट करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत हमको चुकानी पड़ी, उस पर हम अकाउंट करते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन कि हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट आप पे होता है, किसी पे से डबल एंट्री सिस्टम बना होता, आपने पढ़ा ही है। अकाउंटिंग इक्वेशन भी मालूम है, एसेट माइनस लायबिलिटी, है ना, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अपन उसी चीजों की अकाउंटिंग कर सकते हैं जिसको अपन मोनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जो चीज की मेजरेबिलिटी नहीं है उसको अपन पेंडिंग रख देते हैं। रियलाइजेशन कंसेप्ट, ये बेसिकली इनकम के लिए रेलेवेंट होता है कि इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज रियलाइज्ड। और रियलाइज का मतलब या तो पैसे मिल गए हैं या राइट टू रिसीव बन गई है। तो अगर अभी पैसे नहीं भी आए बट उसको कलेक्ट करने की राइट बन गई है तो उसको अपन बोलते हैं रियलाइज हो गई है वो इनकम। एक्रूअल प्रिंसिपल, बेसिकली पूरी अकाउंटिंग एक्रूअल प्रिंसिपल से होती है, यानी इस ईयर में जो भी गुड्स सर्विसेज बेनिफिट अपने को मिल गए उसको एज ए खर्चा अकाउंट करो, पैसा पे कर दिया तो भी, पे करना बाकी है तो भी। जो गुड्स सर्विसेज बेनिफिट अपन ने दूसरे को दिए उसकी जो इनकम है वो अपन अकाउंट कर लो, पैसे मिल गए तो भी और पैसे मिलना अभी बाकी है तो भी। तो दैट इज कॉल्ड एक्रूअल प्रिंसिपल। मर्केंटाइल सिस्टम भी उसी पे से हम बोलते हैं। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होता है बाद में बता दूंगा आपको। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फ्यूचर में भी ऐसे ही चलता रहेगा, ये मान के अपन आगे बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न। फ्यूचर मतलब तो एटलीस्ट बैलेंस शीट डेट से अगले 12 महीने तक ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही चलेगा, इसका माना तो उसको बोलते हैं इट्स अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न की वजह से ही बहुत सारी चीजें हैं, ये पीरियोडिसिटी और सब की जरूरत पड़ती है। मैचिंग प्रिंसिपल, ये बेसिकली प्रॉफिट लॉस निकालते समय आपको मैचिंग प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है कि जो इनकम आई है उसका करस्पॉन्डिंग खर्चा आ जाना चाहिए, जो खर्चा आ गया है उसकी करस्पॉन्डिंग या तो इनकम आ जाना चाहिए, नहीं तो वो खर्चे को फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेना चाहिए ताकि मैचिंग हो जाए, इनकम और एक्सपेंस आपस में बराबर मैच हो जाए, करेक्ट प्रॉफिट लॉस फिर वो बताएगा। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, तो अकाउंटिंग के कुछ नॉर्म्स है, रूल्स हैं जिनको अपने को एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम इनको ट्रीट करने के लिए फॉलो करना पड़ता है। अकाउंटिंग के कन्वेंशंस, तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में जैसे आप बोलोगे कि भी फिक्स एसेट शुड बी डेप्रिशिएटेड,
अकाउंटिंग सॉरी इन्वेंट्री शुड बी अकाउंटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, ये जो रहते हैं अकाउंटिंग के कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब एक तरह से क्या बोलेंगे, चलन, जो लंबे समय से हर कोई कर रहा है इसलिए उसको आगे भी फॉलो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। It refers to the general agreement on the usage and practice in social or economic life. That is, it is customary practice, rule, method, usage जो हर कोई फॉलो करता है, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन में नंबर 1 है डिस्क्लोजर का, कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करो। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, अभी बताया आपको कि जो मटेरियल आइटम है, सिग्निफिकेंट आइटम है, उनको प्रॉपर रूल्स नॉर्म्स अप्लाई करो। बट जो चिल्लर आइटम है, इमटेरियल आइटम है, उनको आप ग्रुपिंग कर सकते हो, क्लबिंग कर सकते हो, और उनको आसान वाले तरीके से आप अकाउंटिंग कर सकते हो, ट्रीटमेंट दे सकते हो। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी जो प्रिंसिपल्स पॉलिसीज आपने पिछले साल फॉलो की थी, वही प्रिंसिपल्स पॉलिसीज आप इस साल भी फॉलो करो, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होते हैं, अब तक आप देख चुके, एक एक्रूअल, एक गोइंग कंसर्न और ये कंसिस्टेंसी। इन तीनों को बोला जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इसका मतलब ये तीनों आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय फॉलो किए हैं, ऐसा मान लिया जाएगा। अगर नहीं है तो फिर लिखना पड़ेगा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। एक्रूअल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। प्रूडेंस या कंजर्वेटिव अप्रोच हर कोई फॉलो करता है, ये कन्वेंशन है, चलन है। अपन भी पढ़ चुके प्रूडेंस का कंसेप्ट, अब भी बताया आपको। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन भी बता दिया। ये 3, तो ये तीनों फॉलो किए हैं आपने, ये तीनों आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्लीकेबल है, तो आपको लिखना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब मान के चलेंगे हाँ। लेकिन अगर ये नो बोला तो फिर डिस्क्लोजर करना जरूरी है। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिस खर्चे का बेनिफिट विद इन एन अकाउंटिंग ईयर एंजॉयड हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, यूज्ड हो जाता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसमें कोई एसेट क्रिएट हो जाता है, मोर देन 1 ईयर यूज होता है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये भी आपको उसी टाइप से, कि जो बिजनेस की नॉर्मल कमाई होती है, गुड्स सर्विसेज और बेनिफिट दे के आपने जो कमाया, दैट इज रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट हो गई। पर जैसे लोन है, ओनर का कैपिटल है, या फिक्स एसेट बेच के जो पैसा आया, उसको अपन बोलते हैं कैपिटल नेचर की रिसिप्ट। अब इसमें लॉसेस वर्ड भी आ गया, ये भी अपन देख चुके हैं सेकंड चैप्टर में। लॉसेस का मतलब जहाँ पे आपका कुछ वैल्यूबल गया पर बदले में कुछ नहीं मिला, उसको अपन बोलते हैं लॉस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जिसका बेनिफिट हमको मिलेगा फ्यूचर में, ऐसा मान के उसको 2 साल 3 साल में थोड़ा थोड़ा करके अकाउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रीपेड का मतलब यहाँ हमको एग्जैक्टली मालूम रहता है कि फ्यूचर में कितने पीरियड तक हमको बेनिफिट मिलने वाला है, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस में जैसे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाता है कॉमनली। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर दिया रहा तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, कोई हैवी कैंपेन, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट हो सकता है, अपने मन से नहीं। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट बता दिया। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, यानी जो आज की तारीख में लायबिलिटी नहीं है बट फ्यूचर में आ सकती है, जैसे कोई डिस्प्यूटेड क्लेम वगैरह है, उसको बोलेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। या बिल डिस्काउंटेड आपने करके रखा है, वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट एसेट इसी का उल्टा है, कि जो फ्यूचर में हो सकता है हमको मिले, रिकवर हो, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट एसेट। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को हम सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, कॉन्टिंजेंट एसेट को हम डिस्क्लोज भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसी यानी अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है
और उन प्रिंसिपल को अप्लाई करने की जो मेथड है उस पूरे को मिला के बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जैसे फिक्स एसेट शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, उसके लिए फिर आप स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, है ना, तो इस पूरे को मिला के बोलेंगे हमारी अकाउंटिंग की पॉलिसी। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इन्वेंट्री शुड बी वैल्यू, उसको आप FIFO मेथड से करते हैं कि वेटेड एवरेज से करते हैं, ये पूरे को मिला के आप बोलोगे आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करो प्रॉपरली, ये रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सिग्निफिकेंट पॉलिसीज को एक जगह, प्रिफरेबली एक जगह डिस्क्लोज करो। ऑल सिग्निफिकेंट पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज प्रिफरेबली एट वन प्लेस, ये रिक्वायरमेंट है हमारे AS1 का। अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि एक से ज़्यादा चॉइस है, तो कौन सी पॉलिसी लेना, ये आपको अपना दिमाग लगा के चूज करना है, यानी कुछ भी मनमाने नहीं चलेगा। तो भाई क्या चीज़ को ध्यान में रखोगे आप पॉलिसी को चूज करते समय, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है प्राइमरी कंसिडरेशन, यानी सबसे मेन क्या ध्यान देने का, तो बोलता है सबसे मेन ये ध्यान देने का कि ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करो कि जिसकी मदद से जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर बताना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू बताना चाहिए। ऐसी पॉलिसी को आप चूज करो, सिलेक्ट करो, बराबर। और दूसरी क्या बात ध्यान देने का, अदर मेजर कंसिडरेशन, और क्या चीज को ध्यान देने का, तो उसमें वो 3 चीजें आपको बोलता है। प्रूडेंस मतलब समझा दिया, सब्सटेंस और फॉर्म ये भी समझा दिया, मटेरियलिटी ये भी समझा दिया। इनको ध्यान में रख के आप पॉलिसी सिलेक्ट करो, बराबर। तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर बताना चाहिए, प्रूडेंस के हिसाब से ठीक होना चाहिए, सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से होना चाहिए, और मटेरियलिटी को ध्यान में रख के आप प्रॉपर पॉलिसी चूज करो, सिलेक्ट करो। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के बारे में बोला कि अगर वो यस नहीं रहे तो डिस्क्लोज करना है, अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो लिखने की नेसेसिटी नहीं है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी थी पिछले साल अलग, इस साल आप बदल रहे हो, तो नंबर 1 कब बदल सकते हैं, वो AS1 नहीं बताता है, वो AS5 बताता है। तो 3 सिचुएशन देता है जिनके केस में आप पॉलिसी बदल सकते हो, और जब भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी बदली तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये AS1 भी बोलता है कि डिस्क्लोजर करो। अब AS5 बताता है कब पॉलिसी बदल सकते हैं। टू कंप्लाई विथ लॉ, जो भी प्रिवेलिंग लॉ है उसको कंप्लाई करने के लिए आप पॉलिसी को बदल सकते हो। टू कंप्लाई विथ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके लिए बदल सकते हो। या फिर आपको अगर लगता है कि हमारी जो नई पॉलिसी रहेगी वो ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन देगी, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर बताने में मदद करेगी, तो आप पॉलिसी बदल सकते हो। इन 3 को छोड़ के किसी और वजह से पॉलिसी बदलना अलाउड नहीं है। अब जब भी पॉलिसी बदलोगे तो इसका डिस्क्लोजर करो। क्या डिस्क्लोजर करने का है, तो आपने क्या बदला वो बताओ। जैसे आपने FIFO मेथड से वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करना शुरू किया, तो वो बताओ, शुड बी चेंज, क्यों बदला, रीजन फॉर चेंज। और रीजन फॉर चेंज में ये जो ऊपर के 3 पॉइंट है इसमें से कुछ ना कुछ आना चाहिए, ये 3 में से कुछ ना कुछ आना चाहिए रीजन फॉर चेंज में। और फिर उसका फाइनेंशियल इफेक्ट, मतलब वो चेंज की वजह से प्रॉफिट लॉस पे क्या फर्क पड़ा, बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ा, वो बताओ। इतना आपको डिस्क्लोजर करने का है। मेजरमेंट के बेसिस, 4 बेसिस मेजरमेंट के बोले गए हैं। वैसे फॉलो तो कॉमनली एक ही होता है कि भाई जो अपन बोलते हैं मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करो, तो भाई कब की वैल्यू को अकाउंटिंग के लिए यूज करना है, कौन सा मेजरमेंट का बेस यूज करना है, ठीक है, मनी टर्म्स में तो लेना है। इंडिया में हम बात करें तो हम रुपी में बात करेंगे, अमेरिका में बात करें तो हम डॉलर में बात करेंगे, बट वो कब की वैल्यू, कौन सी वैल्यू को बेस बनाना है, तो उसके लिए नंबर 1 है हिस्टोरिकल कॉस्ट।
हिस्टोरिकल कॉज का मतलब जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन इवेंट जब हुआ था उस समय की कीमत, दैट इज हिस्टोरिकल कॉज। तो वो कॉमनली फॉरवर्ड है, मतलब आपकी पूरी अकाउंटिंग आप बोल सकते हो बेसिकली हिस्टोरिकल कॉज से ही होती है। करंट कॉज यानी वही चीज अगर आज करते आप तो वो कितनी कीमत होती, दैट इज कॉल्ड करंट कॉज। रियलाइजेबल वैल्यू, तो अगर कोई एसेट है उसको बेचा तो कितनी वैल्यू मिलेंगी, वो रियलाइजेबल वैल्यू है। रियलाइजेबल वैल्यू अपन जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फॉलो करते हैं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू यानी ये जो भी चीज है इसका सेटलमेंट फ्यूचर में होने वाला है। एसेट है तो फ्यूचर में उस पे से बेनिफिट मिलने वाला है, कैश जनरेट होने वाली है। लायबिलिटी है तो फ्यूचर में पे करोगे, तो वो फ्यूचर के अमाउंट की आज की वैल्यू निकाला, डिस्काउंटेड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। तो अपनी अकाउंटिंग में कॉमनली अपन यही फॉलो करते हैं, और कहीं कहीं पे इन सम प्लेसेस अपन ये रियलाइजेबल वैल्यू को यूज करते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें एस्टिमेट करना पड़ता है। बगैर एस्टिमेट के काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको हर ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अब किसी भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का पूरा इम्पैक्ट इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो गया होगा ऐसा जरूरी नहीं है। दैट इफेक्ट में स्प्रेड टू मोर देन 1 ईयर। तो इस ईयर के लिए कितना हिस्सा होना चाहिए उसका अपने को एस्टिमेट करना पड़ता है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, अब आगे जाके अगर फैक्ट्स एंड फिगर बदल गए तो एस्टिमेट बदल जाता है। तो जब भी एस्टिमेट बदले तो उसको बदल दो, उसमें कोई मनाही नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। अकाउंटिंग एस्टिमेट जब भी एस्टिमेट बदला तो बदलो, अगर सिग्निफिकेंट होगा तो उसका डिस्क्लोजर कर दो। ये कुछ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आपको कि भी यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स एसेट जो है वो आपने अंदाज लगाया था बदल गया। बैड डेट, आपने जो प्रोविजन एस्टिमेट किया था उससे कम बैड डेट हुए या ज्यादा हो गए। कोई प्रोविजन आपने किया था किसी लायबिलिटी का, पर एक्चुअल में उससे ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा या कम देना पड़ रहा, तो ये सब चेंज इन एस्टिमेट हो गए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ए टेक्निकल डॉक्यूमेंट, और आप अभी सीए के जूनियर मोस्ट लेवल के स्टूडेंट हो, तो इसलिए आपके कोर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे अभी अपन ने AS1 की बात की, इन्वेंट्री में अपन ने AS2 की बात किए थे, अपन ने डेप्रिसिएशन के समय AS10 की बात किए थे, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थोड़ा बहुत यूज आपके चैप्टर्स में है, बट डिटेल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पढ़ाई आप इंटरमीडिएट और फाइनल में करोगे। अभी आपको सिर्फ उसका एक आइडिया होना चाहिए, व्हाट इज दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या होते हैं। तो वे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो अकाउंटिंग के अलग अलग इश्यूज पे है, जैसे डेप्रिसिएशन पे है, या फिक्स एसेट की अकाउंटिंग पे है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन पे है, अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्क्लोजर, ऐसे बहुत सारे एयर्स हैं, ठीक है। 1 to 29 है वैसे, उसमें से 8 नंबर का खत्म हो गया और 6 नंबर का खत्म हो गया। कवरेज ऑफ एयर्स, एयर्स में क्या क्या कवर किया जाता है, तो एयर्स में ये देखिए क्या क्या कवर होता है। रिकॉग्निशन के नॉर्म, रिकॉग्निशन में भी दो चीजें होती है कि उसको इस ईयर की बुक्स में अकाउंट करना है या पेंडिंग रख के अगले साल की बुक्स में अकाउंट करना है। नंबर 2, उसको एक्सपेंस ट्रीट करना है कि एसेट ट्रीट करना है, इनकम ट्रीट करना है कि लायबिलिटी ट्रीट करना है, इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन के नॉर्म्स। तो इसमें हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी मदद करते हैं डिसाइड करने में। मेजरमेंट यानी उसका अमाउंट निकालना, उसका वैल्यूएशन करना, तो मेजरमेंट करने में भी बहुत सारे स्टैंडर्ड हमको मदद करते हैं। जैसे AS2 हमको बताता है कि इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में क्या क्या लेने का। डिस्क्लोजर, अब उस पर्टिकुलर आइटम के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, वो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिया रहता है, उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। इसके अलावा एक और बोल सकते हैं कि प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बारे में भी कहीं कहीं पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया रहता है कि भाई ये पर्टिकुलर आइटम को
प्रॉफिट लॉस पे या बैलेंस शीट में, इसको बोलते हैं ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट दिखाना है, या नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाने से काम चलेगा। तो कहीं कहीं पे वो भी बताया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है भी, तो क्योंकि अकाउंटिंग के बहुत सारे वेरिएशन पॉसिबल है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अगर सेम आइटम को अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग की रिलायबिलिटी घटेगी, कंपैरिजन नहीं हो सकेगा, लोगों का विश्वास उठेगा, बराबर। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं ताकि वो जो वेरिएशन है, डिफरेंसेस है, उनको कम किया जा सके, और ऐसी मेथड्स और पॉलिसीज और ऑल्टरनेटिव्स को प्रोपोगेट किया जा सके जो अच्छी है, प्रॉपर है। तो सीए इंस्टीट्यूट क्योंकि प्रोफेशनल बॉडी है, तो वो ये डिसाइड करती है। अगर किसी भी चीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है तो उसकी अकाउंटिंग करते समय आप जो नॉर्मल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल होते हैं उनको ध्यान में रख के अकाउंटिंग कर लो, जैसे कि प्रूडेंस, एक्रूल प्रिंसिपल, रियलाइजेशन का कंसेप्ट, उनके बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर लो, ठीक है। पर अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी चीज पे है तो उसको ध्यान रखो। अकाउंटिंग को बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए सी इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम करती है। उसके ये जैसे दिया आपको 1977 में इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। उसके फंक्शन में मेन फंक्शन तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना होता है, इसके अलावा टर्मिनोलॉजी वगैरह के बारे में रिसर्च करना या टर्मिनोलॉजी डिसाइड करना कि भाई ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होना चाहिए, इस टाइप के काम भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड करता है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा अच्छे से बनाने वाले बनाएं और ज़्यादा अच्छे से यूज़र लोग यूज़ कर सकें। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की जो पूरी प्रोसेस है उसका चार्ट भी आपकी किताब में दिया है, एक बार देख लेने का। वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है बट बड़ा, ताकि अच्छा स्टैंडर्ड बन सके, प्रॉपर तरीके से बन सके और सबका इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि अल्टीमेटली दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल अफेक्ट एवरीवन, तो सबका इन्वॉल्वमेंट हो बनाते समय, इसीलिए लंबी चौड़ी प्रोसेस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की, ठीक है। यहाँ पे अभी तक चार्ट आया नहीं शायद आपके स्क्रीन पे, लेकिन वो आपके मटेरियल में भी, बुक में भी आपको दिया हुआ। स्कोप ऑफ यस कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी, तो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर का क्या काम है, ऑडिटर का काम है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है उसको मैनेजमेंट ने फॉलो किया कि नहीं किया, देखो, नहीं किया होगा तो उनको बताओ, समझाओ। अगर वो फॉलो कर लेते तो अच्छी बात, अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो उसके बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ऑडिटर की रिपोर्ट रहती है उसमें मेंशन करो कि भी इन्होंने ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, इसकी वजह से इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतना इतना ऐसा ऐसा इफेक्ट आ रहा है। ये काम आपको करना है एज ए ऑडिटर, या ऑडिटर का काम है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो बेसिकली जो लॉ हो या कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, उनको सबको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ना हो, वो सबको मदद करे, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर कोई लॉ आपके लिए एप्लीकेबल है तो नेचुरल है वो लॉ बता सकता है किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि भाई कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, बराबर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मटेरियल आइटम पे ही अप्लाई होते हैं, मतलब चिल्लर चिल्लर आइटम होंगे तो मैंने बोला उनको कन्वीनियंट तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो। कब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लीकेबल होगा, वो कई बार रिकमेंडेटरी होता है पहले, फिर मैंडेटरी होता है, ये सब इंस्टीट्यूट जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है उसमें लिखता है, उसको डिसाइड करता है। लॉ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी किया है कंपनीज एक्ट ने, तो हर एक कंपनी को ये फॉलो करना जरूरी है। इनकम टैक्स में भी कुछ रिक्वायरमेंट है, पर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े से अलग है इनकम टैक्स पर्पस के लिए।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर फॉलो नहीं किए तो कंपनी लॉ भी बोलता है कि डेविएशन बताओ, क्या अलग किया आपने, रीजन बताओ क्यों अलग किया आपने, और इसके फाइनेंशियल इफेक्ट बताओ कि इसकी वजह से प्रॉफिट लॉस पे, बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ा वो बताओ। किसको अप्लीकेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बोल सकते हो कि सब टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो प्रोप्राइटरी कंसर्न हो, चाहे पार्टनरशिप कंसर्न हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो जो कमर्शियल बिजनेस या इंडस्ट्रियल काम करता होगा, उनको सबको अप्लीकेबल है। अगर कोई प्योर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उनको अप्लीकेबल नहीं रहेगा। क्या बोला मैंने? प्योर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब अगर वो पार्टली चैरिटी के भी काम कर रहे हैं और पार्टली वो बिजनेस के भी काम कर रहे हैं तो फिर उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, और अप्लाई होगा तो पूरे पे अप्लाई होगा, फिर चैरिटी वाले पे भी अप्लाई होगा। पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्योर चैरिटी वाला है तो फिर नहीं अप्लाई होगा। तो ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी, अगर ये लोग, ये देखिए लास्ट वाला, कि जो कमर्शियल, ये कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, इस टाइप के काम जो भी कर रहा होगा उनको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बड़ा भाई है। क्या बोल सकते हैं आप? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बड़ा भाई है। ये बहुत एडवांस लेवल के हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल में फॉलो होने वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको बोला जाता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS। तो IFRS पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री के लोग फॉलो करते हैं। तो इंडिया का जब सामने ये पॉइंट आया कि भी अपन ने क्या करना, तो सी इंस्टीट्यूट ने और अपनी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई हम भी इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहते हैं, पर हमारे यहाँ के लॉ या हमारे यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रख के कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने नए स्टैंडर्ड बनाए IFRS के बेस पे। IFRS की ही कॉपी है ये, पर इसमें कहीं कहीं पे कुछ चेंज कर दिया गया, कहीं कहीं पे कुछ चेंजेस कर दिए गए, तो उसको बोला गया इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडेस बड़ी कंपनी को लगते हैं, बहुत से ज्यादा डिटेल आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, बराबर है। इंडेस बड़ी कंपनी के लिए लगते हैं, छोटे वालों के लिए एएस लगते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। उसका क्राइटेरिया है 250 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ जिसका होगा, या जो लिस्टेड कंपनी होंगी, या बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी, इनको इंडेस अप्लीकेबल होंगे, और बाकी के सबको एएस अप्लीकेबल होंगे। ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, पूरी दुनिया को एक सरीका ट्रीट करना है। हमारे यहाँ का कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस करता है, किसी दूसरे कंट्री में लोन लेता है, कैपिटल रेस करता है, तो इसीलिए ये इंडेस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वहाँ के भी जो अथॉरिटी रहेगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेगी, बिलीव करेगी। या IFRS का ही कॉपी बोल सकते हैं आप इंडिया से। ये आपको उसके ब्रीफ डिटेल दिए हैं, जितने एक बार पढ़ लेने का, ताकि कहीं कोई उसने आपसे वो पूछ लिया कोई ट्रू फॉल्स वगैरह, तो आपको मालूम रहेगा। ये आपके लिए अभी इतना ज़रूरत नहीं है, कुछ बताने जैसा नहीं है इसमें, जस्ट आप एक बार पढ़ करके देख लेना। इंस्टीट्यूट ने कुछ 39 इंडेक्स इशू किए थे, जो गवर्नमेंट ने जो है वो कंपनीज एक्ट के अंडर में उनको एडॉप्ट कर लिया, उनको इंक्लूड कर लिया। पता नहीं स्क्रीन में पूरा डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद उन्होंने इफेक्टिवनेस बताया कब से किसको अप्लीकेबल है, पर मैंने जैसे बोला आपके लिए इतना ही समझ लो कि लिस्टेड कंपनी 250 करोड़ के ऊपर वाली कंपनियां, उनके लिए वो अप्लीकेबल है, बैंक के लिए है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है। ये हो गया आपका
थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाला चैप्टर। अब इसमें आपको किसी को भी कुछ भी बोलना है या पूछना है तो बताइए, एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट। बताइए, कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन है तो बोलिए। फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर है एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट छोटा सा चैप्टर है, बेसिकली कैलकुलेशन वाला है, मैथमेटिकल वाला है। ड्यू डेट यानी कोई भी ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट की जो डेट है उसको अपन बोलते हैं ड्यू डेट। ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे होगी तो डिपेंड करता है, जैसे क्रेडिट पीरियड क्या दिया है, ग्रेस डेज कहाँ पे एप्लीकेबल है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ड्यू डेट का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, उनके केस में डेट ऑफ बिल यानी डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द बिल या डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द बिल ये होता है। इस पे से आप पीरियड काउंट करोगे, या डेट ऑफ साइट, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, इससे काउंट करोगे। ये डिपेंड करता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बराबर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए रहता है कि कहाँ से गिनती शुरू करने का। बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट रहा तो उनमें 3 दिन अपन और जोड़ देते हैं। जितने पीरियड का रहा, मंथ रहा तो अपन मंथ में गिनती लगाते हैं, डेज रहा तो अपन डेज में गिनती लगाते हैं, और उसमें अपन 3 दिन और जोड़ लेते हैं। पर जो नॉर्मल सेल परचेस के ट्रांजैक्शन होंगे तो उसमें ये डेज ऑफ ग्रेस नहीं रहता। छुट्टियां आ रही होंगी तो उसका इफेक्ट कैसे लेने का, ये अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में भी देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट के केस में अगर पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे, बाकी के सब केसेस में सब्सिक्वेंट वर्किंग डे, आगे आने वाला दिन, ये आपको दिया है। सिर्फ ये एक ही केस में आप देखेंगे कि प्रीसीडिंग वर्किंग डे है, यहाँ पे ये प्रीसीडिंग वर्किंग डे है ना, पिछला। बाकी के सब केसेस में आप देखोगे कि सब्सिक्वेंट वर्किंग डे है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और पब्लिक हॉलिडे तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे, बाकी के सब केसेस में सब्सिक्वेंट वर्किंग डे। एवरेज ड्यू डेट यानी क्या, तो जब दो पार्टियों के बीच में अलग अलग डेट पे अमाउंट ड्यू है और वो चाहते हैं कि सबको मिला के एक डेट में सेटलमेंट कर दिया जाए, तो इन डिफरेंट ड्यू डेट का एक रिप्रेजेंटेटिव डेट, दैट इज कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट। तो आपकी 4-5 ड्यू डेट में अलग अलग अमाउंट ड्यू है, तो उन पूरे का टोटल सेटलमेंट अगर एक दिन में करना है तो वो डेट को बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट दोनों का क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, यानी 5 अलग अलग डेट पे वो पांचों अमाउंट पे करना या एवरेज ड्यू डेट पे टोटल अमाउंट पे करना, वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट बराबर है। किसी का कोई इंटरेस्ट का फायदा नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आप कहीं पे भी जहाँ डिफरेंट डेट में सेटलमेंट होने का है, ड्यू है, और आप उसका इकट्ठा सेटलमेंट करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं।
उसकी मदद से आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसको आप ड्राइंग वगैरह में भी यूज कर सकते हो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ये उसका मीनिंग दे दिया, पर मैंने आपको सिंपल मीनिंग समझा दिया। ये बता दें, कहीं पे भी यूज हो सकता है, सब कुछ नहीं है। अलग अलग ड्यू डेट्स है और आप उसका एक डेट में सेटलमेंट करना चाहते हो, कहीं पे भी यूज कर लो। ये आपको जस्ट आइडिया दिया कि भी कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है। ये जस्ट एग्जांपल है, इनमें सब पे अपन ने प्रॉब्लम भी देखे है। लोन को अगर इक्वल अमाउंट में रिपेबल है तो उसका भी आप एवरेज ड्यू डेट से रिपेमेंट का निकाल सकते हो, कि जो इक्वल अमाउंट अलग अलग डेट पे रिपे हो रहा है, अलग अलग टाइम गैप से रिपे हो रहे हैं, उसका सिंपल कैलकुलेशन करके एवरेज निकालना है तो वो भी हो सकता है। सिमिलरली अगर लोन आपने अलग अलग डेट पे दिया होगा इक्वल अमाउंट में, तो उसका भी आप एवरेज ड्यू डेट निकाल सकते हो उसी फॉर्मूले की मदद से। एवरेज ड्यू डेट निकालते समय, क्योंकि आपको वेटेड एवरेज निकालना है ना अमाउंट का, तो अब दो चीज़ें, डेट यानी जो टाइम के टर्म्स में है, और क्या नाम से अमाउंट। तो अब उसको वेटेज कैसा देना, तो उसके लिए आपको बेस डेट लेना पड़ता है। बेस डेट कोई भी रह सकती है, पर अर्लीस्ट बेस डेट अपन इसलिए ले लेते थे कि उससे अपना कैलकुलेशन जो होता था वो थोड़ा आसान हो जाता था, इसलिए अपन अर्लीस्ट डेट लेते थे बेस डेट। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि अर्लीस्ट डेट ही बेस डेट होना, पर क्वेश्चन में कभी कभी लिख देते हैं कि ये डेट को बेस डेट लो, तो फिर तो वही लेने का, और नहीं तो आपने अर्लीस्ट डेट को बेस डेट लेके काम चल लेना। वो बेस डेट की मदद से फिर अपन एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। सब डेट ट्रांजेक्शन की पहले तो ड्यू डेट होना, तो कई बार ड्यू डेट दी रहती है, कहीं कहीं पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जैसे सेल की डेट दी और क्रेडिट पीरियड दिया, तो सेल की डेट में क्रेडिट पीरियड जोड़ दोगे तो ड्यू डेट आ जाएगी। पर सेल की डेट दिया और कोई क्रेडिट पीरियड के बारे में नहीं दिया है, तो अपन वो सेल की डेट को ही ड्यू डेट मान लेंगे। अब कोई भी बेस डेट ले लो, ये बताया आपको। अब आपकी बेस डेट से ड्यू डेट तक का डिफरेंसेस निकालो, कितना गैप है करके इन टर्म्स ऑफ डेज। तो अब ये एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट हो गया आपका, यानी जो डेट थी अब वो डेज में कन्वर्ट हो गई, है ना। कैसे, तो बेस डेट से कंपेयर करके। तो बेस डेट और ड्यू डेट के बीच में कितने दिन का गैप है उसके डेज आपने निकाल लिए। अगर बेस डेट से पहले ड्यू डेट होगी तो माइनस डेज आ जाएंगे, बेस डेट से आगे की जो डेट ड्यू डेट होंगी तो प्लस डेज हो जाएंगे। ये लिख के भी दे दिया आपको यहाँ पे। तो बेस डेट से ड्यू डेट पहले है तो माइनस रिवर्स जा रहे हैं, इतना थोड़ा सा ध्यान में लाया तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर जो डेज आपने निकाले उनको आप जो अमाउंट था उससे मल्टीप्लाई कर दो। फिर ये जो टोटल अमाउंट आया, डेज और अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन, उसका सम करो, टोटल करो, और उसको अमाउंट का जो टोटल है उससे डिवाइड कर दो। अभी जो अमाउंट आएगा दैट इज द एवरेज ड्यू डेट, कि ये जो आएगा अमाउंट ऑफ सम ऑफ द अमाउंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द अमाउंट, सम ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द अमाउंट, ये जो आएगा ये इतने डेज आ गया, कि बेस डेट से इतने दिन आगे आपकी ड्यू डेट है, बेस डेट से इतने दिन आगे आपकी ड्यू डेट है। तो बेस डेट में वो डेज ऐड कर लोगे जो यहाँ पर आपने कैलकुलेट किए थे, ये जो कैलकुलेट किए थे वो ऐड कर लोगे, तब आपका ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा। अगर दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन है डेबिट और क्रेडिट, तो भी एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए तरीका वही है, सिर्फ क्या करने का ध्यान रखने का आपको,
कि नंबर 1 एक ही बेस डेट रहेगी जिससे पूरे ड्यू डेट्स के डिफरेंस निकालोगे। नंबर 2 भी डेबिट वाले अमाउंट और क्रेडिट वाले अमाउंट, तो डेबिट वालों को टोटल करो, क्रेडिट वालों को टोटल करो, उसका डिफरेंस निकालो। ठीक है। सिमिलरली डेबिट वाले के प्रोडक्ट, क्रेडिट वाले के प्रोडक्ट, तो डेबिट के प्रोडक्ट और क्रेडिट के प्रोडक्ट उसका भी डिफरेंस आएगा। बाकी की प्रोसेस सेम। ये जो नेट प्रोडक्ट का सम आ गया डिवाइडेड बाय नेट अमाउंट का जो सम आया, उसने दिन आप बेस डेट में ऐड करो तो आपकी एवरेज ड्यू डेट आ गई, जिसमें डेबिट क्रेडिट यानी रिसीवेबल पेएबल पूरे कवर हो गए। ये जो सिंपल कैलकुलेशन है ये वही हो सकता है जहां पे अमाउंट जो है वो इक्वल है, क्योंकि अमाउंट इक्वल है तो आपको वेटेड एवरेज की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल एवरेज से काम चल जाता है। बस यही लॉजिक है उसके पीछे का। उसके लिए फॉर्मूला दिया है कि जैसे आपने अलग अलग डेट पे रिपेमेंट किया है लोन का, तो डेट ऑफ लेंडिंग प्लस सम ऑफ द डेज और मंथ्स और ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब आप बोलोगे सर डेज लूं कि मंथ लूं कि ईयर लूं, तो वो तो आपको क्वेश्चन में गैप देखने का। अगर आपको ईयर्स में गैप दी है तो ईयर्स में ले लो, अगर आपको मंथ्स में गैप दी है तो मंथ्स में ले लो, अगर डेज में दिख रहा है तो डेज में। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये भी अपन ने पूरा प्रॉब्लम किया है इसमें डिफरेंट वेराइटी का। इससे एवरेज ड्यू डेट निकल जाती है, लेकिन ये कब, जब अमाउंट इक्वल है तब। देखो कमेंट भी लिखा है। एवरेज ड्यू डेट को ध्यान में रख के आप इंटरेस्ट या रिबेट कैसे निकाल सकते हो? तो भाई एवरेज ड्यू डेट को अगर पेमेंट किया तो देयर इज नो डिले, नो अर्ली पेमेंट, मतलब कोई इंटरेस्ट कोई रिबेट नहीं। अब एवरेज ड्यू डेट से डिले किया तो इंटरेस्ट चार्ज करो, और एवरेज ड्यू डेट से जल्दी पे किया तो उतने दिन का रिबेट दो, कंसेशन दो। बराबर। तो एवरेज ड्यू डेट को पेमेंट करना है ना, एग्जैक्ट समय पे पेमेंट करना, जो एग्रीड ड्यू डेट थी उसी पे पेमेंट किया, ऐसा हो गया। अब उससे डिले किया तो नेचुरल इंटरेस्ट पे करो फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट टू द डेट ऑफ पेमेंट, और जल्दी पे कर दिया तो एवरेज ड्यू डेट से जो डेट की पेमेंट की डेट थी जल्दी ये, उतने दिन का रिबेट दो, कंसेशन दो। तो एवरेज ड्यू डेट पे क्यों इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते? क्योंकि वो आपके ड्यू डेट का इक्विवेलेंट है, और वो ड्यू डेट तक का क्रेडिट आपने ऑलरेडी फ्री में अलाउ किया था। तो जनरली जो 1 महीने 2 महीने की क्रेडिट देते हैं बिजनेस वाले, ये कहलाता है फ्री ट्रेड क्रेडिट। तो वो फ्री ट्रेड क्रेडिट था, उस पर तो इंटरेस्ट लगना नहीं था। आपने वो 5 डेट के बदले उसका इक्विवेलेंट जो एवरेज ड्यू डेट उस पर पेमेंट किया, मतलब आपने एग्जैक्ट टाइम पे पेमेंट किया, इसीलिए कोई इंटरेस्ट उस पर चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे एवरेज ड्यू डेट का कैसे यूज होता है? तो भाई आपने जो जो डेट पे ड्राइंग किया वो डेट से एंड ऑफ द ईयर तक इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि साल में आपने 10 बार अलग अलग डेट पे पैसे निकाले, तो डेट ऑफ ड्राइंग से उसका जो भी अमाउंट है उस पे ईयर एंड तक का निकालो, 10 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिवली आप क्या करते हो, ये जो ड्राइंग की 10 डेट है इसकी एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हो। तो वो जो एवरेज ड्यू डेट है वो क्या बता रही कि 10 डेट को पैसे निकाला, ऐसा बोलो ही मत। आप बोलो कि जो एवरेज ड्यू डेट है इस दिन पूरे पैसे निकाले गए, और वो एवरेज ड्यू डेट से एंड ऑफ द ईयर तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। अब वो लोन अगर जो अपन ने देखा उसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, वो जो लोन के रिपेमेंट में, उसमें वो कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट नहीं होता है। अभी 365 दिन या 366 दिन कैसे डिसाइड करना है, यानी फरवरी का 28 है कि 29 है, कैसे डिसाइड करने का? तो जो आपका ईयर रहा उसको पूरा ईयर लेना, चारों डिजिट लिखने का, और उसको 4 से डिवाइड करना। अगर वो 4 से डिवाइड होके क्लियर नंबर आया, फ्रैक्शन नहीं आया, फुल नंबर आया, तो वो
लीप ईयर है यानी 29 डेज का फरवरी, 366 डेज का ईयर। और अगर वो जवाब जो आया वो फ्रैक्शन में आया, मतलब वो नॉन लीप ईयर है यानी कि 28 दिन का फरवरी और 365 दिन का ईयर। ये है आपका एवरेज ड्यू डेट चैप्टर। किसी को भी इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट है तो बता सकते हो। एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट। बताइए। है कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन? अब देखिए अपने 2 चैप्टर बचे हैं, बराबर। अपने 2 चैप्टर बचे हुए हैं। अकाउंट करंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बराबर, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 2 चैप्टर अपने बाकी है। तो अपन इवनिंग में आज ही 4 से क्लास शुरू करेंगे, 4 PM ऑनवर्ड। 1 आध घंटे में खत्म हो जाएगा अपना। तो अपन 4 बजे क्लास शुरू करेंगे, जिसमें अपन ये जो बचे हुए 2 चैप्टर हैं इनको कंप्लीट कर लेंगे। और आपको कुछ बोलना है, पूछना है पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो वो भी आप बता सकते हो, बराबर। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 2 बजते तो आ ही गए हैं। आप लोग भी शायद थक गए होंगे, खाने पीने के इंतज़ार में होंगे, भूख लगी होगी। आप लोग बहुत सिंसियर हो इसलिए आप पूरी देर अटेंड कर रहे हो। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कई स्टूडेंट ने कल अटेंड किया था, आज नहीं किया हुआ है। कुछ ने शुरुआत में अटेंड किया, 1-2 घंटे के बाद धीरे धीरे बैक हो गए। तो भी पढ़ाई का स्टेमिना भी तो रखना ही पड़ता ना। अब आपकी एग्ज़ाम पास में है तो आपको कंटिन्यूस पढ़ना पड़ा, तो पढ़ने का स्टेमिना रखना चाहिए। तो इट्स गुड कि आप तो हो उस कैटेगरी में जो स्टेमिना रखते हो, ईमानदारी से पढ़ रहे हो। बट सब नहीं है, ये प्रॉब्लम रहता है, बराबर। 500 स्टूडेंट होंगे टोटल फाउंडेशन के, उसमें से 250 या 260 ने कल अटेंड किया था मोस्ट ऑफ द टाइम। आज 200, पौने 200 ने ही अटेंड किया, है ना। और उसमें से भी अभी आखिरी तक करीब आप ही 130 बच्चे बचे होंगे। तो ये भी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। फिर नेचुरली इसका इफेक्ट तो परफॉर्मेंस में पड़ता ही है ना, रिजल्ट पे पड़ता ही है। फिर भाई जो जितना कंसंट्रेट कर पाएगा उसका रिजल्ट उतना बेटर रहेगा, है ना। तो चलिए फिर अपन अभी क्लास को ब्रेक कर देते, लंच ब्रेक बोलो, लंच लो, रेस्ट करो। पर 4 बजे से अपन इसको कंटिन्यू करें। इन्होंने कुछ लोड किया, बोल रहा सर इसमें ड्यू डेट से बेस डेट में 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। ड्यू डेट से बेस डेट में वो ओपनिंग वाला डेट होगा तो हो सकता है, या कहीं एरर भी हो सकता है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरे को ऐसे देख के तो समझेगा नहीं उसमें। तो अगर आपको लग रहा है ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट है ना, तो ओपनिंग डेट में क्या होता है कि थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रह सकता है। कि जैसे भाई अपन ने अकाउंट करंट में आसानी से उसको देखा था कि अकाउंट करंट में अपन जो मान लो 1 जनवरी का बैलेंस है, तो अपन बोलते थे 1 जनवरी का बैलेंस मतलब ये 31 दिसंबर से आया हुआ है ना। तो इसलिए अपन उसको हाँ 1 जनवरी को 1 दिन हो गया ऐसा मानते हैं। तो एवरेज ड्यू डेट में भी वो किया जा सकता है। तो अगर मान लो आपका पहला आइटम 1 जनवरी का दिख रहा और आपने उसकी जो बेस डेट है वो भी 1 जनवरी ले ली, तो एक तो है कि आप इसको 0 बोल दो, 0 डेज बोल दो। और दूसरा कोई बोलेगा नहीं ये 1 जनवरी का बैलेंस यानी ये तो 31 दिसंबर का था। अगर वो बैलेंस होगा तो बोलेगा ये तो 31 दिसंबर का था।
तो बोलेगा बेस डेट है 1 जनवरी, ये आइटम है 31 दिसंबर का, इसलिए वो -1 डे पकड़ ले, तो दैट इज पॉसिबल। बट आपने उतना नहीं बॉदर किया तो भी चलता है रिव्यू डेट में। वही, क्योंकि मैंने वो दूसरा डेट लेके देखा तो भी अप्रोक्सीमेट उतना ही इंटरेस्ट आ रहा है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, उससे बहुत मामूली सा फर्क होता है एक्चुअली वित्तीय में, उससे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो फिर ठीक है, अपन अभी क्लोज करते हैं एंड विल मीट एट 4 शार्प। 4 बजे अपन शुरू कर देंगे, और जब तक जितना भी टाइम लगेगा उसमें अपन अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए बाय। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू बाय। सर। Thank you. Bye, sir. Thank you so much, sir. Bye, sir.